Hello everyone, this is Suchitra and welcome to my channel Law Explanations by Suchitra, and today we are going to discuss about the Contract Act 1872. Contract Act जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. So today we will discuss about the history, background and scope of Contract Act. So let's start. बिफोर द पासिंग ऑफ एनी कॉडिफाइड लॉ, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस में बहुत सारे यूसेजेस और कस्टम को फॉलो किया जाता था. यानी कि जब तक कोई ऐसा कॉडिफाइड लॉ नहीं था, लागू नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उससे पहले जो है यूसेजेस और कस्टम का सहारा लिया जाता था. ठीक है, वो भी लॉ ही माना जाता था. उनको लॉ की पावर अवेलेबल थी. बट यूसेजेस और कस्टम में जो है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. ओके, यानी कि बिफोर द 1872 देयर वाज नो यूनिफॉर्म लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी लैक ऑफ कॉडिफाइड लॉ की वजह से जो है डिफ़िकल्टीज आ रही थी. सो इसी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए 1771 कलकत्ता और 1781 में बॉम्बे और मद्रास के लिए सेपरेट एक्ट को पास किया गया. और एक्ट में जो भी प्रोविजंस बनाए गए थे जो कि सूट्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे वो पार्टीज़ के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे. यानी कि जो भी प्रोविज़न थे ना वो बनाए गए थे कि जैसे कि जो भी मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे वो पार्टीज़ के जो भी मतलब पार्टीज़ होगी उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही वो मैटर डिसाइड होगा. राइट. लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस में इंडस्ट्री और बिजनेस के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की नेसेसिटी को फील किया गया. यानी कि लगा कि एक डिफरेंट जो है कॉडिफाइड रूल्स होना चाहिए, एक डिफरेंट लॉ होना चाहिए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर. तो इसी बात को मतलब ध्यान में रखते हुए इंडियन कमीशन लॉ ने 1865 में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस पर एक बिल प्रिपेयर किया. देयर आफ्टर कुछ मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करने के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू किया गया. ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? 1 सितंबर 1872 एंड दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया. और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इट ऑल्सो डील्स विद द स्पेशल एग्रीमेंट्स जैसे कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स, इंडैमिनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, वारंटी, एजेंसी, प्राइवेट पार्टनरशिप एंड कोसी कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टू प्रोवाइड कंपनसेशन एज द ओनली रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मेन पर्पज़ है ना वो क्या है कि कंपनसेशन प्रोवाइड कराना. यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसका कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, उसको तोड़ देती है या उसके नियमों का पालन नहीं करती है या उसको मतलब जो भी उनको ड्यूटीज़ दी गई है उनको परफॉर्म नहीं करता है, तो उसके ब्रीच के एवज में जो है रेमेडी ये प्रोवाइड की जाती है कि उसको कंपनसेशन, जो पार्टी ब्रीच करेगा ना वो कंपनसेशन देगा दूसरी पार्टी को. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्कोप ऑफ एक्ट. So what is the scope of the act? Indian Contract Act though contains all the rules and regulations on the subject, but it is important to point out it is not exhaustive. Section 1st of the act makes it clear which says nothing herein contained shall affect the provisions of any statute, act or regulations not hereby expressly repealed, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract, nor inconsistent with provisions of this act. ऑल्दो जो है ना, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सभी रूल और रेगुलेशंस हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड. बट ये पॉइंट आउट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो एग्जिस्टिव नहीं है. ओके, सेक्शन 1st ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्लियर करता है इट डील्स मोस्टली विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स. ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सभी फील्ड को जो है ऑल फील्ड को कवर नहीं करता. यानी कि और जो एग्रीमेंट्स है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी तरह के एग्रीमेंट्स को डील करता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सभी एग्रीमेंट्स को डील नहीं करता.
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और भी दूसरे लॉज हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से। पार्टनरशिप एक्ट है जो कि डील करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, ठीक है। वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स 1930 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1930 सेल्स ऑफ गुड्स और 1932 पार्टनरशिप एक्ट को जो है वो डिफरेंट कर दिया गया, मतलब उनसे अलग कर दिया गया, एक डिफरेंट एक्ट बना दिया गया। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, वो सभी तरीके के एग्रीमेंट को जो है वो डील नहीं करता है। ओके, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जिस्टिव एज इट इज practically not possible because of the different aspects of the business and industrial transactions, ठीक है। Followings are some acts provisions of which are in fact supplemental to provisions of Indian Contract Act, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ओके, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनी लॉ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो एग्रीमेंट्स हैं ना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील नहीं होते हैं, तो ये डील करते हैं अदर एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो पर्टिकुलर कस्टम और यूसेजेस को अफेक्ट नहीं करता है, जो कि लॉ की किसी भी प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, यूसेजेस रिलेटिंग टू हुंडाइज एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो दूसरी लॉ की ब्रांचेस है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं ना, उनको लिबर्टी होती है अपने राइट को कैसे इन्फोर्स करना है, ठीक है, कैसे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है, उसके लिए कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे रेगुलेशंस बनाने हैं। तो इसके लिए पार्टीज़ को जो है ना एक पर्टिकुलर लिबर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, यानी कि कैसे अपने राइट को इन्फोर्स करना है, कैसे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है। इसलिए कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑल एग्रीमेंट्स का लॉ नहीं है और ना ही ऑल ऑब्लिगेशंस का कंप्लीट लॉ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर मैटर है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी सेक्शन को किसी सेक्शन में अगर कवर नहीं है या फिर किसी अदर लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, तो कोर्ट जो है ना वो इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स को ऐसी कंडीशन में फॉलो कर सकता है, ठीक है। और कंडीशन यह है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इंडियन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी कोर्ट, इंडियन कोर्ट, उसे इंडियन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, ठीक है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो उन्हीं एग्रीमेंट पर अप्लाइज होता है जो कि वैलिड है, जो इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है जिनका ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल है, ठीक है। तो दूसरी बात, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द कंप्लीट लॉ ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स एंड नॉट इट इज द कंप्लीट लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, ठीक है। एक एग्रीमेंट जो कोई लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि सभी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ लॉ को प्रोवाइड कराना, ठीक है। यानी कि जो भी पार्टीज हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ना एक वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ लॉ को प्रोवाइड कराना, जिससे कोई भी अनफेयर एडवांटेज दूसरे से ना ले सके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन सभी रूल्स को कोडिफाइड किया गया है जो कि लॉफुल एग्रीमेंट के फॉर्मेशंस और डिस्चार्ज से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू किया गया, इसका रीज़न ये है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टू प्रोवाइड कंपनसेशन एज द ओनली रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, यदि कोई पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो उसके लिए रेमेडी आपको कंपनसेशन के रूप में दी गई है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमने
बैकग्राउंड से रिलेटेड और स्कोप से रिलेटेड पढ़ा है कि ये कहाँ एप्लीकेबल है, किस फील्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स and I will upload videos on the daily basis regarding the Contract Act chapter wise. So please keep watching my channel. Do like, share and subscribe. Bye bye. Tata. Take care.